नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों आज एक कहानी नई स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वीरा का प्यार। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, अंत तक ज़रूर देखिएगा और कहानी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सुनसान से रास्ते पर जाकर एक कार खड़ी हो गई। शायद उसमें कुछ खराबी आ गई थी। एक अधेड़ उम्र के पति पत्नी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। औरत के चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। उसने अपने पति की बाह को बहुत कस कर पकड़ रखा था। वो कांपती आवाज़ में अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो सच में यहाँ आ गए तो। उसका पति उसे झिड़कते हुए कहता है, तुमको तो बस डरने का बहाना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर डरने लगती हो। एक तो गाड़ी, इसको भी अभी खराब होना था। उसकी पत्नी ने भी उसी लहजे में उनसे कहा, आपको ये छोटी सी बात लगती है? अरे, जान से मारने की धमकी दी है। आपको मैंने कितनी बार कहा है, वो जितना पैसा मांग रहे हैं दे दो। पैसे का क्या है, वो तो कमाए भी जा सकते हैं, पर अगर जान चली गई तो। उस आदमी ने फिर से चिल्लाकर कहा, 5 करोड़ कितना होता है जानती भी हो? अरे ऐसे कैसे दे देता? यहाँ क्या कोई गुंडा राज है? उसने कहा कि पैसे दे दो वरना मार देगा। तो क्या सच में मार देगा? अरे ये लोग हमारे डर का फायदा उठाते हैं। तुम कुछ समझती नहीं हो। उसकी पत्नी उसकी बात से सहमत ना होकर कहती है, आप कुछ भी कहिए पर जान है तो जहान है। अगर उसने सच में आपको कुछ कर दिया तो क्या होगा? वो आदमी खिंचते हुए कहता है, अरे चुप करो, कब से दिमाग चाट रही हो? फिर कड़क आवाज में अपने ड्राइवर से, भोले, कुछ समझ आया? गाड़ी में क्या खराबी है? भोले ने जवाब दिया, हो गया साहब। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, हो गया तो किस बात का इंतजार है तुम्हें? तुम्हारी मालकिन डर रही है, जल्दी से घर चलो। भोले, जी साहब। वो गाड़ी में बैठने ही लगता है कि दो गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं और उनमें से कुछ लोग बाहर आते हैं और गाड़ी के चारों ओर से गाड़ी को घेर लेते हैं। भोले ये सब देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकलना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो बैठ पाता एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। वो लोग उन दोनों की ही गाड़ी में से खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। वो आदमी गुस्से से, कौन हो तुम लोग? हमें ऐसे क्यों पकड़ा? तभी एक गरजती सी आवाज उनके कानों में पड़ती है, तेरे सवाल का जवाब मैं देता हूँ। वो आदमी उसे देखने की कोशिश करता है। गाड़ी से टेक लेकर खड़ा वो सिगरेट के कस लगा रहा था। लंबा चौड़ा गठीला शरीर, उम्र लगभग 27-28 साल, लंबे बाल जो चेहरे पर लटक रहे थे और बढ़ी हुई दाढ़ी जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से उसकी आग उगलती आंखें जिसमें हैवानियत साफ साफ नजर आ रही थी। उसके पास से चलकर एक आदमी सेठ दीनानाथ के पास आता है। वो आदमी दीनानाथ के पास जाकर कड़क आवाज में पूछता है, क्यों बे, क्या बोला था तूने? तू वीरा को नहीं जानता? दीनानाथ, हाँ, नहीं जानता। तू है कौन? सोमू, वीरा का साथी, जोर जोर से हंसने लगता है। फिर अचानक से शांत होकर उस आदमी का जबड़ा पकड़कर गुस्से से, अब पता चलेगा तुझे कि वीरा कौन है। उस आदमी की पत्नी शांति गिड़गिड़ाते हुए वीरा से कहती है, हमें माफ़ कर दो, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन इनकी जान बख्श दो। सोमू दीनानाथ से, तेरी बीबी के कहने पर तुझे एक लास्ट चांस देता हूँ। शराफत से अपनी जेब ढीली कर और चलता बन यहाँ से, वरना बिना टिकट के ऊपर पहुंच जाएगा। दीनानाथ ने सोमू से कहा, जा, करना है जो कर ले, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम्हारा राज चलता है? पुलिस को खबर लग गई तो खैर नहीं है तुम्हारी। इतना सुनते ही वीरा उस पर गोली दाग देता है और चिल्लाते हुए, साला पुलिस का दोस्त दिखाता है, वो भी वीरा को। गोली लगने से दीनानाथ वहीं ढेर हो जाता है। उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। वीरा का एक आदमी उससे पूछता है, इन दोनों का क्या करना है बॉस?
वीरा अपने पति के बिना ये अकेली जीकर क्या करेगी? इतना कहने के साथ ही वह उस औरत पर भी गोली दाग देता है। भोले गिड़गिड़ा कर कहता है, जाने दीजिए मुझे, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वीरा उसे देखकर, फिर तो तुम्हें मार कर शहर में थोड़ी सी गरीबी कम कर देता हूँ। और वो भोले को भी वहीं ढेर कर देता है। फिर वो सब साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। मुंबई के एक बंद कमरे में दो लोग बैठे कुछ आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी शहर का जाना माना रईस मिस्टर रोनित सक्सेना है और दूसरी तरफ शहर का मशहूर गैंग लीडर बिट्टू घोष, जिसे लोग भाऊ के नाम से जानते हैं। मर्डर, किडनैपिंग, स्कैम, ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं है जो भाऊ ने ना किया हो या अपने आदमियों से ना करवाया हो। रोनित सक्सेना भाऊ से कहता है, भाऊ, मैंने आपकी मुंह मांगी कीमत एडवांस में दे दी है, मेरा काम हो जाएगा ना? बाहू मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ सेठ, तुम्हारा काम हो गया समझो। रोनित सक्सेना, बेफिक्र तो मैं तब होऊंगा जब मेरा दुश्मन चैन की नींद सोएगा। भाऊ, सो गया समझो। रोनित सक्सेना, इतना भरोसा है तुम्हें तुम्हारे आदमी पर? लेकिन उससे कह देना कि उससे ज़्यादा बात ना करे, वरना वो अपनी मीठी बातों में फंसा लेगा। भाऊ बेफिक्री से अपने हाथ उठाकर, भाऊ ने बोला ना तुमको कि तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस आदमी को तेरा काम सौंपा है ना, वो इंसान नहीं, हैवान है। ना उसके सीने में दिल है, ना ही कोई जज्बात। 10 दिन के बच्चे पर भी गोली चलाते हुए उसके हाथ नहीं कांपते। सक्सेना मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में पुलिस की जीप आकर रुकती है, जिसमें से 2 ऑफिसर और एक कांस्टेबल बाहर निकलते हैं। हेड ऑफिसर रोहित गुरेजा गुस्से से अंदर आता है। अपने केबिन में जाकर गुस्से से कुर्सी को लात मारकर, साला ये शहर है या जंगल? इंसानों के रहने के लायक ही नहीं रहा ये शहर। ये सरेआम लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। किसी को कानून का कोई डर नहीं है। रोहित का जूनियर विनय भदौरिया, सर शांत हो जाइए, यहाँ यही सब होता है। और सब जानते बूझते हुए भी कि इन सब के पीछे कौन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। रोहित हैरानी से, तुम जानते हो इन सब के पीछे कौन है? विनय, मैं क्या सर, ये पूरा शहर जानता है कि इन सब के पीछे कौन है। रोहित, कौन है? विनय, इन सब के पीछे भाऊ का हाथ है सर। और जब से उसकी गैंग में वीरा शामिल हुआ है, तब से तो शहर में उसकी गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। रोहित, कैसे इंसान है ये भदौरिया, बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शते। मेरा बस चले ना तो एक एक को गोली मार दूं। विनय भदौरिया, वीरा किसी इंसान का नाम नहीं है सर, वो एक ऐहवान है। इंसानियत, दया, धर्म जैसी कोई चीज़ का मोल नहीं है उसके लिए। और हमारी मजबूरी तो देखिए, सब जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। उसके सिर पर भाऊ का हाथ है और भाऊ को कई नेताओं का सपोर्ट मिला हुआ है। हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है। आप अभी नए हैं ना सर, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी इन सब की। रोहित गुस्से में, सिस्टम? इस सिस्टम ने हमें नपुंसक बना दिया है। वो क्रिमिनल सरेआम गोलियां चलाते हैं और हमें एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन विनय, तुम देख लेना, इस वीरा नाम के रावण का अंत मेरी ही गोली से होगा। रोहित विनय से बात करता है, तभी लैंडलाइन पर रिंग होता है। विनय रिसीवर उठाकर बात करता है, फिर रोहित को देता है। सर, कमिश्नर सर का फ़ोन है। रोहित फ़ोन पर, गुड मॉर्निंग सर। कमिश्नर त्यागी, ऑफिसर ये सब क्या है? सुना है आज फिर तुम्हारे एरिया में 3 मर्डर हो गया है। रोहित, यस सर, अभी वहीं से आ रहा हूँ। कमिश्नर, कुछ पता चला किसका हाथ है इन सब मर्डर्स में? रोहित, सर, इन सब में वीरा का हाथ होने का शक है, पर कोई सबूत नहीं मिला अभी तक। कमिश्नर त्यागी, मुझे मतलब नहीं है तुम्हें किस पर शक है, मुझे रिजल्ट चाहिए। अपनी पूरी कोशिश करो, इसके पीछे जिसका भी हाथ है उस पर एक्शन लो। रोहित, जी सर। रोहित फ़ोन रख देता है। फिर विनय से, विनय, वीरा और उसकी गैंग के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। विनय,
यस सर। विनय वहाँ से चला जाता है। रोहित वहीं बैठकर केस की फाइल्स देखने लगता है। दूसरी तरफ भाऊ के अड्डे पर भाऊ वीरा पर चिल्लाते हुए, तुमको उसे डरा धमकाकर पैसे लाने भेजा था, तुम उसका कत्ल करके खाली हाथ लौट आया। सोमू, भाऊ वो पैसे देने से मना कर रहा था। तो वीरा, भाऊ सोमू की बात काटते हुए, मैं वीरा से बात करता तो तुमको बीच में बोलने का जरूरत नहीं है, समझा तुम। सोमू सिर झुकाकर, जी भाऊ। भाऊ वीरा से, कुछ बोलता काहे को नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछता। वीरा कोई जवाब नहीं देता और अपने मुंह में सिगरेट रखकर उसको जलाने लगता है। भाऊ उसके मुंह से सिगरेट बाहर खींच लेता है और गुस्से में, यही यही आदत हमको पसंद नहीं। मैं कुछ पूछता तो तुम अपना मुंह में दही जमा कर बैठ जाता, फिर उसका कॉलर पकड़कर, लेकिन आज मेरे को जवाब मांगता। काहे को मारा तुम उन लोगों को, बोल। तुमको मालूम कितना नुकसान हुआ है अपन लोग को। वीरा गुस्से से, वो अपन को पुलिस की धमकी दे रहा था। तुम जानता है अपन को पुलिस जांच से नफरत है। क्या करता अपन, अपन को गुस्सा आया, अपन उड़ा दिया उसको। एक बात और भाऊ, वीरा तेरे साथ काम जरूर करता है पर तेरा गुलाम नहीं। अपन अपनी मर्जी का मालिक है। अपन वही करता है जो अपना मन में आता है और तुम अपन के काम की कीमत देता है। अपन को, अपन तुम्हारे टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता नहीं है जो आज के बाद वीरा के गिरेबान पर हाथ मत रखना, वरना अपन भूल जाएगा कि अपन तेरे को जानता भी है। वो सिगरेट जलाकर अपने मुंह में रखता है और वहां से जाने लगता है। भाऊ उसके पीछे जाते हुए नर्म आवाज में, ए वीरा, तू तो बुरा मान गया रे, मेरी बात तो सुन। देख मेरे से गलती हो गया, आगे से ध्यान रखेगा मैं। देख तू ऐसे नाराज मत हो, तू तो जानता ना भाऊ को, एड़ा है साला। देख माफ कर दे मेरे को, मैं हाथ जोड़ता तेरे आगे। वीरा रुक कर, काम बोल भाऊ। भाऊ अनजान बनते हुए, काम, कैसा काम। वीरा सिगरेट का धुआं बाहर फूंक कर, देख भाऊ, अपन साला बहुत अच्छे से जानता तेरे को जब वीरा से काम होता तब तू ऐसा ही गिड़गिड़ाता। इसलिए अपन के सामने ही फालतू के नाटक मत कर, काम बोल, किसको टपकाने का है। भाऊ मुस्कुराकर, तू बड़ा होशियार है साला, तेरे को मालूम कैसे हो जाता कि भाऊ क्या सोचता। फिर उसे एक तस्वीर देते हुए, इस फोटो के पिछू इस आदमी का नाम पता लिखेला है। यह आदमी कल का सूरज नहीं देखने को मांगता। वीरा, तेरा काम हो जाएगा। वीरा वहां से चला जाता है। सोमू भी उसके साथ जाता है। वीरा के जाने के बाद एक आदमी भाऊ से, भाऊ आप वीरा से इतना डरता काहे को है। भाऊ उसे खींच कर झापट मारता है, मैं डरता नहीं है साला उससे, वो ताश की गड्डी का इक्का है, उसका जरूरत मेरे को मांगता, इसके वास्ते उसका हर बात मानता है मैं, समझा तुम। वीरा बहू के दिए पते पर जाकर उस आदमी को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला देता है। जब इसकी खबर कमिश्नर को होती है तो वो बौखला जाता है, क्योंकि वो आदमी कमिश्नर का बहुत करीबी होता है। वो पुलिस डिपार्टमेंट को वीरा के सूट ऑन साइट का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद जगह जगह पर पुलिस रेड करके बहू के आदमियों को पकड़कर वीरा का पता जानने की कोशिश में लग जाती है। इन सब में बहू का खास आदमी जग्गू भी पकड़ा जाता है। जब बहू को इस बात का पता चलता है तो वो अपने आदमियों को बाहर निकलवाने और कमिश्नर को सबक सिखाने का एक रास्ता निकालता है। वो वीरा को बुलाता है, भाऊ वीरा, तू जानता अपने कितने आदमी पकड़े गए हैं। वीरा, जानता है अपन। भाऊ, उस कमिश्नर ने अपने लोगों के साथ खुला जंग छेड़ दिया है और इसमें वो नया इंस्पेक्टर उसका साथ दे रहा है। साला अपने आप को शहर का बाप समझने लगा है। वीरा उसको बताना मांगता कि भाऊ उसका भी बाप है। वीरा, तू बोल तो अपन उड़ा देता है साला दोनों को। वैसे भी उस कमिश्नर से तो अपन को बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। भाऊ, तेरे को जो हिसाब लेना है ना तू उससे ले लेना, लेकिन उसको मार के नहीं। मेरे पास एक आइडिया है जिससे
अपने आदमी भी छूट जाएंगे और कमिश्नर को सबक भी मिलेगा। साथ ही साथ पुलिस को भी पता चल जाएगा कि वीरा से पंगा लेना कितना महंगा। वीरा, कैसा रास्ता भाऊ? भाऊ, कमिश्नर के कोई औलाद नहीं है, काहे से कि वो शादी ही नहीं मनाया, लेकिन उसका एक भांजी है जो कॉलेज में पढ़ती है, जिसको बहुत प्यार करता। उसकी हिफाजत के लिए 2 पुलिस वाला हर समय उसके साथ रहता। उसको किडनैप करने का और उसका जान के बदले कमिश्नर से 10 लाख रुपया और अपना आदमी सबका रिहाई का सौदा करने का। वीरा, तो तुम चाहता है कि उस लड़की को अपन किडनैप करें और कमिश्नर से सौदा करें? भाऊ, हाँ, ये काम तुम ही कर सकता। उस लड़की का हिफाजत का बहुत कड़ा इंतजाम रहता घर पर कहीं आता जाता भी नहीं। सिर्फ कॉलेज में वो अकेली होती, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होता। जब वो लड़की कॉलेज से बाहर आए तभी उसको किडनैप करना होगा तुमको। मैं जानता उन 2 आदमियों को तुम अकेला संभाल लेगा। वीरा, ठीक है, चलता है अपन। भाऊ, अरे रुको, उसका तस्वीर तो लेते जाओ। वीरा तस्वीर देखता है, फिर उसे अपनी जेब में लेकर निकल जाता। अगले दिन वीरा और उसके दोस्त सोमू कॉलेज के बाहर गाड़ी में बैठे उस लड़की का इंतजार करते हैं। छुट्टी के समय सब लड़के लड़कियां बाहर निकलने लगते हैं। वीरा सबको ध्यान से देख रहा है, तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वीरा अपनी जेब से तस्वीर निकाल कर देखता है और फिर सोमू को उस लड़की की तरफ इशारा करता है। वो लड़की किसी लड़की से बात करते हुए बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे उसकी नज़र वहाँ खड़े दोनों आदमियों पर होती है, उसकी हंसी गायब हो जाती है और वो उस लड़की से दूर हो जाती है। चुपचाप अपना सिर झुकाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। वो आदमी भी उसके साथ हो लेते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठती है। इससे पहले ही सोमू और वीरा वहाँ पहुँचते हैं और उन दोनों आदमियों को शूट करके उस लड़की को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया और ना ही कोई उस लड़की की मदद के लिए आगे आ सका। जब लोगों को समझ आया तो उन्होंने पुलिस को खबर की। रोहित अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है। विनय उन दोनों आदमियों को देखकर, सर, ये तो कमिश्नर साहब के भांजी का बॉडीगार्ड है। इसका मतलब जिस लड़के का किडनैप हुआ है वो कमिश्नर सर की भांजी है। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में जानेंगे कि क्या पुलिस कमिश्नर की भांजी तक पहुंच पाती है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को यदि पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दे दें और कमेंट करके बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।